हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4E का रिवीजन शुरू करेंगे। और यह जो प्रश्नावली होगी, तो इस प्रश्नावली में भाषा पर आधारित सवाल होंगे और उनको हम हल करेंगे। तो इसमें भाषा पर आधारित सवाल दिए जाएंगे और हमें उनको हल करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारी प्रश्नावली है वो 4E है। तो 4E का पहला सवाल सबसे पहले तो पढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है बच्चों कि दो क्रमांक सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है कि दो क्रमांक सम संख्या है, दो संख्या है और दोनों क्रमागत है, क्रमागत सम संख्या है और उनका गुणनफल हमें दिया गया है। तो इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले तो हम उन संख्याओं को मान लेते हैं। और जैसे हम सबसे पहले आपको समझाएं कि जो सम संख्या होती है उनमें दो दो का अंतर चलता है। जैसे दो संख्या है सम, फिर 4 आएगी सम, इसके बाद 6, फिर 8, फिर इसके बाद 10। तो सम संख्या वे होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहली सम संख्या 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 6, फिर 8 और 10, इस प्रकार से सम संख्याएं आती जाती है। जैसे पहली सम संख्या 2 है, 2 के बाद जो सम संख्या आएगी वो 4 आएगी, इसमें 2 जुड़ जाएगी। 4 के बाद जो सम संख्या आएगी वो 6 आएगी, 6 के बाद वाली सम संख्या 8 और 8 के बाद वाली सम संख्या 10। तो कहने का मतलब है कि जो सम संख्या होती हैं उनमें दो दो का अंतर चलता है। जैसे कोई संख्या हमें सम दी गई है, जैसे 8 एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है। अब 8 के बाद वाली यदि हमें कोई सम संख्या निकालनी है तो 8 में हमें 2 जोड़ना होगा। तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो 8 के बाद जो अगली सम संख्या आएगी वो 10 आएगी। तो कहने का मतलब है बच्चों की सम संख्याओं में दो दो का अंतर चलता है। यदि कोई हमें सम संख्या ज्ञात है और उसके बाद वाली सम संख्या ज्ञात करनी है तो हमें उसमें 2 जोड़ना होगा। तो इस प्रकार से हम सम संख्याओं को मानेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी सम संख्या नहीं दी गई, तो सबसे पहले तो हम वो सम संख्या x मानेंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना पहली सम संख्या, जो पहली सम संख्या है उसको हम x मान लेते हैं। जो पहली सम संख्या है उसको हमने x मान लिया। लेकिन यहाँ पर दो सम संख्याएं दी गई हैं, वो भी क्रमागत। जब भी क्रमागत सम संख्याओं की बात हो तो उनमें दो दो हम जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पहली जो सम संख्या है उसको x माना। अब अगली जो क्रमागत हम सम संख्या मानेंगे तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे। पहली तो सम संख्या x मानी और इसके बाद वाली जो क्रमागत संख्या आएगी सम, उसमें हम 2 जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम दूसरी सम संख्या, जो दूसरी सम संख्या होगी वो होगी x में 2 जोड़ देंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। पहली जो सम संख्या है वो x है और दूसरी जो सम संख्या है वो x प्लस 2 हो जाएगी। पहली जो सम संख्या है x और दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि क्रमागत जो सम संख्या होती है उनमें दो दो जुड़ता चला जाता है। तो यहाँ पर पहली सम संख्या x मानी और दूसरी सम संख्या x में हमने 2 जोड़ दिया तो x प्लस 2 हो गया। अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। तो लिखेंगे यहाँ पर संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर हमें जो दो सम संख्याएं दी गई हैं तो उनका जो गुणनफल है वो 528 दिया गया है। जो दो सम संख्याएं हैं तो उनका जो गुणनफल है वो 528 दिया गया है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? इन दोनों संख्याओं का हम गुणा कर देंगे। तो पहली सम संख्या x है वो गुणा दूसरी संख्या जो सम है वो x प्लस 2 है। पहली जो सम संख्या है वो x है और दूसरी जो सम संख्या है वो x प्लस 2 है। तो दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो हो गया x गुणा x प्लस 2 बराबर 528। तो सबसे पहले तो हमने पहली सम संख्या को माना x, जब उसी के अगली वाली सम संख्या मानते हैं क्रमागत तो उसमें हम 2 जोड़ देते हैं। तो दूसरी जो सम संख्या आ गई वो x प्लस 2 हो गई। अब इन दोनों सम संख्याओं का गुणनफल 528 दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए। अब इस x का गुणा इन दोनों में होगा। सबसे पहले तो x का गुणा
x में होगा तो x स्क्वायर आएगा, x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर होगा, फिर x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x आएगा, बराबर में 528, बराबर में 528। फिर x स्क्वायर होगा प्लस 2x, और 528 को पक्षांतर करके हम इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर 528 प्लस में है, और पक्षांतर होकर इस तरफ आएगा तो यह माइनस के 528 होगा, बराबर में 0 आएगा। तो यहाँ पर यह द्विघात समीकरण बना। अब हमें इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हम क्या करते हैं, पीछे वाली संख्या का गुणा हम सबसे आगे करते हैं। तो सबसे पीछे तो 528 दिया गया है और इसका गुणा हम आगे वाली संख्या में करेंगे, लेकिन आगे जब कोई भी संख्या नहीं होती है तो वहां पर हम 1 मान लेते हैं। तो 528 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो गुणा से आएगा 528। तो दो संख्या होगी, उनमें से दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो 528 आएगा। हमें ऐसी दो संख्या सोचनी होगी जिनका हम गुणनफल करेंगे तो 528 आएगा, क्योंकि 528 का गुणा हमने 1 में किया तो 528 निकल कर आया। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 2 है, तो घटाने से 2 आना चाहिए, तो माइनस से 2। तो कहने का मतलब है हमें ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करनी होगी कि जिनका हम गुणा करें तो 528 आए और जिनको हम घटाएं तो 2 प्राप्त होता। तो ऐसी दो संख्या सोचनी है कि जिनका गुणा करें तो 528 और उनका अंतर 2 आता। लेकिन यहाँ पर यह एक बहुत बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले तो हमें सोचना है कि वो कौन सी दो संख्या है कि जिनका गुणा करें तो 528 को घटाने से 2 आता। लेकिन यहाँ पर जो 528 है वो एक बड़ी संख्या है। जब हमें पता ना चल रहा हो कि वो दो कौन सी संख्या है कि गुणा करने से 528 आता, तो हम सबसे पहले यह देखेंगे यदि हमें पता ना चल रहा हो कि वो दो कौन सी संख्या है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें गुणा करने से क्या चाहिए संख्या। तो गुणा करने से हमें 528 चाहिए। जब हमें पता ना चल रहा हो कि गुणा करने से या घटाने से कौन सी संख्याएं हैं वो दो कि गुणा करने से इतना आ जाए और घटाने से इतना आ जाए, तब ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हमें गुणा करने से कौन सी संख्या प्राप्त करनी। तो यहाँ पर हमने देखा तो हमें गुणा करने से 528 संख्या प्राप्त करनी। तो अब हम 528 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो अभाज्य गुणनखंड आए तो उनकी मदद से हम वो दो संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम 528 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 का भाग 5 में देंगे तो 2 दूनी 4 होगा और एक शेष बचेगा तो 12 हो जाएगा, और 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। अब 2 से फिर काटेंगे इसको तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 2 का भाग 132 में देंगे तो 2 का भाग 13 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, एक शेष बचेगा, फिर 2 छक्के 12। अब 2 का भाग 66 में देंगे तो 33 बार जाएगा, अब 3 का भाग 33 में 11 बार जाएगा और 11 का भाग 11 में तो 1 बार। तो सबसे पहले तो हमने 528 के अभाज्य गुणनखंड की जो कि इस तरह से निकल के आए। अब इन्हीं संख्याओं को हमें आपस में गुणा करके पता लगाना है कि वो दो संख्या कौन सी। इन्हीं जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए हैं यहाँ से जो हमारी संख्या आई इन्हीं को आपस में गुणा करके हमें एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो 11 का गुणा 3 में करेंगे तो 33 आएगी संख्या, फिर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इनका जब गुणा करेंगे तो 528 ही आएगा, लेकिन जब घटाएंगे तो 2 नहीं आएगा। तो और संख्या हम देखते हैं, तो जब 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22 आएगा। यहीं से हम वो दो संख्याएं निकालेंगे। 11 का गुणा जब 2 में करेंगे इन दो संख्याओं को लेके तो 11 दूनी 22 आएगा। अब बचे जो अंक 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 8 3 24, तो यहाँ से दो संख्या निकल कर इनमें ही हमें संबंध निकाल के
और अपनी संख्याओं को ज्ञात करते हैं। इन्हीं में आपस में संख्याओं का गुणा करना पड़ता है और फिर हम संख्याएं निकालते हैं। तो यहाँ से 11 का गुणा 2 में किया तो 11 दूनी 22 आए। अब यह दो संख्याएं तो हट गई। अब जो बचे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो यहाँ से दो संख्याएं निकल कर आई 24 और 22। 24 और 22 का हम गुणा करेंगे तो 528 ही आएगा और 24 में से 22 घटाएंगे तो 2 निकल कर आएगा। तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो हुई 24 और 22। 24 और 22 जो हमें दो संख्याएं प्राप्त हुई वो 24 और 22। अब इसको आगे हल करें तो जब हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब जो है तो हमें चाहिए वो घटाने से चाहिए, और जो दो हमें संख्याएं प्राप्त हुई वो 24 और 22, तो 24 माइनस 22 कर दें, क्योंकि दो हमें घटाने से प्राप्त करनी और वो दो संख्या हमें प्राप्त हुई 24 और 22, तो दो की जगह 24 माइनस 22 रख देंगे और x माइनस 528 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इस एक्स का गुणा हम करेंगे 24 में तो 24 एक्स हो, 22 में करेंगे तो माइनस के 22 एक्स आएगा, माइनस के 528 आएगा बराबर में 0। अब इन चार पदों को दो भागों में बांट देंगे तो पहला भाग यह हो गया, दूसरा भाग है, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा और अंदर बचेगा x प्लस 24, और यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो माइनस के 22 कॉमन आएगा और अंदर जो बचेगा वो बचेगा x प्लस 24। तो यहाँ पर तो हमने x कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 24, फिर यहाँ पर हमने माइनस के 22 कॉमन लिया और अंदर बचा x प्लस 24। अब x प्लस 24 यहाँ पर भी हो, x प्लस 24 यहाँ पर भी है, तो इस पूरे में x प्लस 24 कॉमन आ गया, यहाँ पर भी x प्लस 24 है, x प्लस 24, तो इस पूरे मान में x प्लस 24 कॉमन आ गया और अंदर जो बचेगा वो बचेगा x माइनस 22 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 24 गुणा x माइनस 22 बराबर 0 आ गया। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो 0 के बराबर माना जाए, तो हम इनको अलग अलग मान भी इनको 0 के बराबर कर सकते हैं। x प्लस 24 को भी 0 के बराबर कर सकते हैं और x माइनस 22 को भी 0 के बराबर कर सकते हैं, लेकिन जब हम x प्लस 24 को 0 के बराबर करेंगे, जब हम x प्लस 24 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा वो माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें जो उत्तर है वो माइनस में नहीं देना है, हमारा जो यहाँ पर उत्तर होगा वो प्लस में ही होगा। इसलिए x प्लस 24 को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से माइनस का मान निकल कर आएगा, जो कि हमारी संख्या नहीं होगी, तो हम इस वाली मान को 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे जब x माइनस 22 बराबर 0 हो तो x बराबर हो 22, तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा 22, जो प्लस में आया वही हमारा मान होगा, तो यहाँ से x बराबर 22 आए। अब हमें यहाँ पर दो संख्याएं प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर जो हमने संख्या है वो मानी थी, पहली संख्या को हमने x माना था और दूसरी संख्या को x प्लस 2, तो यहाँ से जो निकल कर आएगी हमारी पहली संख्या, जो पहली संख्या आएगी वो 22, क्योंकि पहली संख्या बराबर x और x का मान 22 दिया गया है, तो पहली संख्या आ गई 22। अब हम दूसरी संख्या निकालें, तो जो दूसरी संख्या होगी वो होगी x प्लस 2 और x का मान अभी 22 निकाला हमने, तो x प्लस 2 तो x का मान 22 और 22 प्लस 2 बराबर 24। तो हमारी जो दो क्रमागत संख्याएं आई और वो भी सम, क्रमागत भी निकाल ली थी और सम, तो जो हमारी क्रमागत सम संख्या आई वो एक तो 22 है और दूसरी 24 है, और क्रमागत भी है। 22 के बाद जो अगली सम संख्या आएगी वो 24 ही आएगी, क्योंकि 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 आएगी। तो यहाँ पर हमने इस सवाल को हल किया। तो इस प्रकार के सवालों में हम सबसे पहले कोई संख्या मान लेते हैं और अगली जो सम संख्या होगी वो 2 जोड़ देते हैं, जो भी हमने संख्या मानी, जैसे यहाँ पर हमने x मानी थी पहली संख्या, अब इसके बाद वाली जो क्रमागत दूसरी संख्या आएगी वो x में 2 जोड़कर आएगी। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया, और इसमें जो भी सवाल होंगे वो भाषा पर आधारित होंगे,
कहने का मतलब है हमें एक भाषा दी जाए और हमें सवाल को सॉल्व करना। अब अगले सवाल को देख लीजिए। अब 13वां सवाल हम देख लेते हैं। 13वां सवाल दिया गया है वो है कि उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है वो दिया है कि उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो यहाँ पर हमें संख्याएं ही निकालने की बात की जा रही है। पिछले सवाल में संख्या शब्द का प्रयोग करके दिया गया था, यहाँ पर पूर्णांक, लेकिन लगाएंगे हम सवाल को वैसे ही। वहां पर संख्या थी, जो संख्या मान ली थी, यहाँ पर पूर्णांक है तो यहाँ पर पूर्णांक मानकर चलेंगे, लेकिन होगी वो हमारी संख्या। तो यहाँ पर बोला गया है कि उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो हमने पिछले सवाल में आपको बताया था, उसमें दो क्रमांक सम संख्याएं पूछी गई थी, तो सम संख्याओं में दो दो हम जोड़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार जो विषम संख्या होती हैं, तो जैसे विषम संख्या 1 होगी, 1 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, इसी प्रकार से। तो हम देखते हैं कि जो भी विषम संख्या है और उसके अगली वाली जो क्रमागत विषम संख्या है उसमें दो दो जोड़ते चले जाते। जैसे एक विषम संख्या, एक के तुरंत बाद जो अगली विषम संख्या है उसमें दो जोड़ देंगे तो 3, 3 के बाद वाली क्रमागत विषम संख्या 5, 5 के बाद वाली 7 और 7 के बाद वाली 9। तो जिस प्रकार से सम संख्याओं में दो दो को जोड़ते जाते हैं, उसी प्रकार से विषम संख्याओं में भी हम दो दो को जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने पहले सवाल को हल किया था, जिस प्रकार से हम सम संख्याओं को मानेंगे क्रमागत, उसी प्रकार से बिल्कुल विषम संख्याओं को भी हम मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले माना पहला विषम पूर्णांक, तो इसको हम x मान लेंगे। और इसके बाद बोला गया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो पहला विषम पूर्णांक तो x हो गया, और इसके बाद जो क्रमागत दूसरा पूर्णांक आएगा, तो जो दूसरा पूर्णांक आएगा वो आएगा x+2, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि क्रमागत धन विषम पूर्णांक, तो जो पहला पूर्णांक हमने मान लिया वो x मान लिया। अब x के बाद जो अगले वाला विषम पूर्णांक आएगा या जो अगली संख्या आएगी वो दो जोड़ने पर आएगी। तो पहला विषम पूर्णांक x मान लिया, दूसरा विषम पूर्णांक x+2 मान लिया। अब इस सवाल को हम आगे हल करेंगे। अब इसमें बोला गया है उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो यहाँ पर जो विषम पूर्णांक दिए गए हैं तो उनके वर्गों का योग 290 दिए गए। तो कहने का मतलब कि जो हमें जो विषम पूर्णांक दिए गए, यहाँ बोल सकते हैं या जो दो संख्याएं हमने मानी तो इनके जो वर्गों का योग है वो 290 है। तो पहला पूर्णांक हमने x माना तो x का वर्ग कर देंगे, फिर दूसरा पूर्णांक हमने x+2 माना तो x+2 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि सवाल में यही बोला गया है कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो जो हमने विषम धन पूर्णांक माने तो उन दोनों पूर्णांकों का वर्ग करना पड़ेगा। तो पहले धन विषम पूर्णांक का वर्ग किया, तो पहला जो विषम पूर्णांक हमने माना वो x माना तो x का वर्ग किया, फिर दूसरा पूर्णांक को हमने x+2 माना तो उसका भी वर्ग किया। तो दोनों विषम पूर्णांकों
के वर्गों का योग, दोनों का वर्ग करना है और उनको जोड़ना है। तो यहाँ पर x का वर्ग किया, फिर यहाँ पर x प्लस 2 का वर्ग किया और जोड़ दिया, तो इनका जो योगफल है वो 290। x का वर्ग होगा वो x स्क्वायर। अब इसमें a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो लग जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी, इसको हम मानेंगे क्या है, a है, b है। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा x गुणा b, तो 2। इस 290 को हम पक्षांतर करके इस तरफ ले जाए, यह जो 290 है वो बराबर में दिया गया है, तो 290 को पक्षांतर करके हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 290 हो जाएगा, बराबर में 0 आएगा। अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर हो गया, इस एक्स स्क्वायर का वर्ग एक्स स्क्वायर हो, 2 का वर्ग 4, अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 का गुणा एक्स हो तो 4x, यहाँ पर माइनस के 290 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा और यह 4x, और 4 में से 290 घटेगा तो माइनस के 286 आएंगे, बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ा तो 2x स्क्वायर आया, यहाँ पर है 4x, और 4 में से 290 घटाएंगे तो माइनस के 286 है। अब इस पूरे द्विघात समीकरण में 2 कॉमन है, पूरे में इन सभी पदों में 2 कॉमन है, क्योंकि इस 2 का भाग सभी में चला जाएगा। तो 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2x आएगा। अब 2 का भाग 286 में देंगे तो 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 8 में देंगे तो 2 चौके 8, 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। तो यहाँ से यह निकल कर आया। अब इसको हम आगे हल करें तो यहाँ पर जो आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। अब इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हमें हल करना है, तो 143 का गुणा हम आगे करेंगे, आगे कोई संख्या नहीं दी गई है तो 1 है, तो जब 143 का गुणा 1 में करेंगे तो गुणा से निकल कर 143 आएगा, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 2 दिया गया है, तो हमें घटाने से 2 प्राप्त करना है। तो अब हमें ऐसी 2 संख्या सोचनी पड़ेगी कि जिनका हम गुणा करें तो 143 आए और जिनको हम घटाएं तो 2 आए। ऐसी 2 संख्या सोचनी है कि जिनका हम गुणा करें तो 143 आए और उनको घटाएं तो 2 आए। तो ऐसी जो 2 संख्या है वो है 13 और 11, क्योंकि 13 और 11 का हम गुणा करेंगे तो 143 आए और 13 में से हम 11 घटाएंगे तो 2 आए, तो वो हमारी संख्या हुई 13 और 11। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब जो 2 संख्या है वो आई 13 और 11, 13 और 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2 हमें घटाने से प्राप्त करना है तो 2 की जगह हम लिख देंगे 13 माइनस 11, इस एक्स को लिख देंगे माइनस 143 बराबर 0। अब यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इस एक्स का गुणा इन दोनों में कर देंगे, तो 13 में जब एक्स का गुणा होगा तो 13x, 11 में होगा तो 11x, और माइनस के 143 बराबर 0। अब इनको हम 2 भागों में बांट देंगे, तो पहला भाग यह हो गया और दूसरा भाग है, तो इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें जो कॉमन आएगा वो x आएगा और जो अंदर बचेगा वो बचेगा x प्लस 13, तो इसमें जो कॉमन आएगा वो x आएगा और जो अंदर आएगा वो x प्लस 13 आएगा। अब इसमें हम जो कॉमन लेंगे वो माइनस के 11 आएगा और जो अंदर बचेगा वो x प्लस 13 आएगा और बराबर में 0। तो यहाँ पर हमने x कॉमन लिया और अंदर जो बचा वो x प्लस 13 है, और इसमें जो हमने कॉमन लिया वो माइनस के 11 है और अंदर जो बचा x प्लस 13 है। अब इस पूरे समीकरण में
x+13 कॉमन, क्योंकि x+13 यहाँ पर भी हो, x+13 यहाँ पर भी है, तो x+13 क्या हो गया कॉमन, तो अंदर बचेगा x-11 बराबर 0। तो अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो 0 के बराबर माना जाएगा। लेकिन यहाँ से जो भी हमारा मान निकल कर आएगा वो हम प्लस वाला मान लेंगे, क्योंकि हमें जो उत्तर देना है वो प्लस में उत्तर देना है, ना कि माइनस में। तो जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो इससे जो मान आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 13 प्लस में, जब पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आएगा। तो यहाँ से हम इसको 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे जब x-11 बराबर 0 तो x बराबर 11। यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा वो 11 है। अब हमें अपने धन पूर्णांकों को निकाल, तो जो पहला विषम पूर्णांक था, पहला जो हमारा विषम पूर्णांक था, पहला जो हमारा विषम पूर्णांक था वो हमने उसको x माना था, और x का जो हमारा मान आया वो 11 आया, तो यहाँ पर पहला विषम पूर्णांक हो जाएगा 11। और जो दूसरा विषम पूर्णांक आएगा वो आएगा x+2, और x को हमने, x का जो हमारा मान आया वो 11 आया, तो 11+2 हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो पहला जो विषम पूर्णांक हमारा आएगा वो 11 आएगा, और दूसरा जो विषम पूर्णांक आएगा वो 13 आएगा। तो यह जो प्रश्नावली 4E है, इसमें भाषा पर आधारित सवाल बनते हैं, तो हमें सबसे पहले उस भाषा को पढ़ना होता है और फिर उसी आधार पर हमें सवाल का उत्तर देना पड़ता है। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।